सिर्फ व्यापार करने भारत आए थे या उनकी कुछ और मंशा थी। ये राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और लाखों के संख्या में लोग मर गए। अगर ये एक्ट है क्या, इनका ओरिजिन नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। अगर यह एक्ट सफल नहीं था तो अगला कदम क्या था? दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन अक्सर हम आर्टिकल और प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये बने कैसे, और जब तक इनका ओरिजिन नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसमें हम समझेंगे कंपनी रूल और रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपके मन में ये जरूर प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर रेगुलेटिंग एक्ट है क्या और इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी? चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने भारत आए थे या उनकी कुछ और मंशा थी? हम सभी जानते हैं अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और अपने व्यापार का विस्तार कर सके। इसी संदर्भ में उन्होंने दो लड़ाइयां लड़ी जो कि काफी निर्णायक साबित हुई, खास करके बक्सर का युद्ध जो सन 1774 में लड़ा गया। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिले। इसके तहत वे अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत से कर वसूली कर सकते थे। साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट उनको मिल गया। तो इस तरह देखा जाए तो कंपनी को प्रशासनिक शक्ति मिल गई। कंपनी अब एक व्यापारी नहीं बल्कि एक शासक के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेज डिफैक्टो रूलर बन गए, यानी वास्तविक शक्ति उनके पास चली गई थी। कंपनी की समस्याएं, जिस प्रकार हर कंपनी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम कर रही थी। उसने लगातार कर वसूली की, किसी भी प्रकार से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रुचि नहीं दिखाई। कंपनी में काफी भ्रष्टाचार फैल चुका था, प्राइवेट ट्रेड्स हो रहे थे, फरमान्स का मिसयूज हो रहा था और एक तरीके से बिल्कुल मिसमैनेजमेंट फैल चुका था। आपको शायद याद होगा द ग्रेट बंगाल फेमाइन, जिसने लगभग एक तिहाई बंगाल की जनसंख्या को समाप्त कर दिया। ये जो फेमाइन थी वो एक नेचुरल फेनोमेना थी, मॉनसून का नहीं आना और बारिश नहीं होना, परंतु अंग्रेजों ने भी कोई राहत कार्य नहीं किया, जिसके कारण इस अकाल ने एक विस्तृत रूप ले लिया और लाखों के संख्या में लोग मर गए। जब ये सारी घटनाएं और इतनी सारी समस्याएं ब्रिटिश सरकार को पता चली तो उनकी पार्लियामेंट में बहस होना स्टार्ट हो गया और सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या एक प्राइवेट कंपनी को देश का शासन चलाना चाहिए। इस तरीके से काफी डिबेट्स हुए पार्लियामेंट में और यहाँ पे ही जन्म हुआ रेगुलेटिंग एक्ट का। फिर पार्लियामेंट ने हस्तक्षेप करते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। यह एक पहला कदम था कंपनी को कंट्रोल करने का। इसी एक्ट को भारत में संविधान के विकास का आधार माना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान कुछ इस तरीके से थे। पहला जो चेंज था वो था गवर्नर जनरल सिस्टम। सबसे बड़ा चेंज यह था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल बने वो थे वारेन हेस्टिंग। दूसरा, काउंसिल सिस्टम। गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई और डिसीजन मेजॉरिटी के साथ लिए जाने लगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है सेंट्रलाइजेशन, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के कंट्रोल में ला दिया गया। चौथा, सुप्रीम कोर्ट। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। पांचवा, कंट्रोल ओवर कंपनी। कंपनी के ऑफिशियल्स के प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, ये जो सारे चेंजेस थे वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए गए, इसीलिए इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। यानी पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के प्रशासन में डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया। लेकिन क्या यह एक्ट पूरी तरह सक्सेस था? नहीं, इसमें कई सीरियस प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, गवर्नर जनरल के पास नाम की पावर थी, लेकिन काउंसिल उसे ओवरराइड कर सकती थी। यानी जो भी डिसीजन लेने होते थे उसको मेजॉरिटी में ही ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कंफ्यूजन था। दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करने लगते थे क्योंकि रूल्स प्रॉपर क्लियर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात,
पावर क्लियरली डिवाइड नहीं थी। अब अगला सवाल आता है, अगर यह एक्ट सफल नहीं था तो अगला कदम क्या था? अगला कदम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपके कुछ सवाल या कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए।